से जिन्होंने जाति का क्लास ही नहीं पहचाना था बल्कि जाति का जेंडर भी पहचाना था। और उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी जो थीसिस सबमिट की थी उसमें उन्होंने जाति के जेंडर को पहचानते हुए जो टिप्पणी की थी, मैं उसका उदाहरण आपके बीच में रख रहा हूं। उस थीसिस में उन्होंने ये लिखा था कि जाति की मुख्य विशेषता जाति के अंदर ही शादी करना है। कोई स्त्री अपनी इच्छा से शादी नहीं कर सकती। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में और पूरे हिंदी पट्टी के परिप्रेक्ष्य में ये महत्वपूर्ण चीज़ है। कोई स्त्री अपनी इच्छा से शादी नहीं कर सकती। ये बाल विवाह की रस्में और विधवा विवाह पर रोक, इसके पीछे मुख्य वजह है कि कोई स्त्री प्रेम भी नहीं कर सकती, उसके प्रेम पर भी रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा था कि जाति की ये जो दीर्घायुता है, जाति की ये जो लॉन्गेविटी है, उस लॉन्गेविटी का मुख्य कारण है जेंडर के साथ उसे जोड़ दिया जाना। भारत का संविधान इसीलिए प्रोत्साहित करता है अंतरजातीय विवाहों को, जिन्हें अब ये सरकार धर्मांतरण कानून की आड़ में उनको भी रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन उन्होंने ये काम किया तो, और ये उनका इस सवाल पर कितना जबरदस्त कमिटमेंट था स्त्रियों के, महिलाओं के अधिकारों को लेकर और महिलाओं के लिए लोकतंत्र की बात को लेकर, कि वो भारत के पहले कानून मंत्री होते हुए जब उन्होंने हिंदू कोड बिल को पेश किया और जिसमें उन्होंने हिंदू महिलाओं को संपत्ति में, स्वत्वाधिकार में, विरासत में अधिकार देने की बात की, जब उन्होंने पुनर्विवाह के इन सारी चीज़ों की बात की, जब उन्होंने ये जो असमानता मनु के वजह से पूरे के पूरे हिंदू समाज में फैली हुई थी, उसके लिए कानून बनाने का जब हिंदू कोड बिल किया, तब उनके खिलाफ उस वक्त के जो जनसंघी, हिंदू महासभाई और ये आरएसएसी तो जुलूस निकाले ही, धरने निकाले, न जाने कितने कार्टून छपे, न जाने कितने पुतले उनके फूके गए। लेकिन उस वक्त के जो कांग्रेस के बीच जो पोंगापंथी नेता थे, जो कांग्रेस जो तथाकथित प्रगतिशील पार्टी थी, उस कांग्रेस के जो पोंगापंथी नेता थे, जिसमें उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, जिसमें सरदार पटेल भी थे, हालांकि वो ज़्यादा दिन तक रहे नहीं, जिसमें बाकी तथाकथित प्रगतिशील नेता, जो कभी कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ करता था, कोई बॉम्बे का मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मोरारजी भाई देसाई, और यहाँ पर वो जो पंत थे या उनके पहले वाले जो संपूर्णानंद थे, इन सारे के सारे लोगों ने अंबेडकर साहब के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी और एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जब ये फैसला लिया गया कि हिंदू कोड बिल को उस रूप में पास नहीं कराया जाएगा। 20-30 साल में बाद में अलग अलग तरीके से उसको पारित कराया गया, लेकिन उस वक्त पारित नहीं हुआ। इसकी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का फैसला लिया। तो उनका जो अपने वैचारिक आग्रह थे या समाज सुधार के प्रति उनके जो फॉर्मूले थे, जो सूत्रीकरण थे, उनके प्रति उनकी निष्ठा इतनी थी कि उन्होंने उस वक्त इस्तीफा देने का भी फैसला लिया था। इस पूरी पृष्ठभूमि के साथ अब हम हमारे समय के सबसे कठिन चुनौती से घिरे हुए मुद्दे संविधान के बारे में बात करना चाहते हैं। संविधान पर क्या चुनौतियां हैं, संविधान पर क्या खतरे हैं, इसके पर आने के पहले इस संविधान की किताब की विशिष्टता क्या है उसको समझना जरूरी है। जब तक हम उसका महत्व नहीं समझेंगे तब तक हम उस पर मंडराने वाले खतरों के बारे में एहसास नहीं कर पाएंगे। ये कई मामलों में अनोखी किताब है। जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, जम्बू द्वीप भारत खंडे है, जो अविभाजित हिंदुस्तान था, जो आज पाकिस्तान में या बांग्लादेश के रूप में बन गया है एक हिस्सा, ये वो इलाका है जहां पर दुनिया की जो 3-4 प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, जो 3-4 प्राचीनतम दार्शनिक परंपरा है, वो मौजूद है। विराट साहित्य मौजूद है। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा जिसे कहा जाता है तमिल भाषा, अगर आदिवासी भाषाओं को छोड़ दिया जाए तो वो तमिल भाषा का संगम साहित्य हमारे पास मौजूद है। संस्कृत और प्राकृत जैसी भाषा है। संस्कृत अभिजात्य वर्ग की और एक जाति विशेष की, वर्ण विशेष की भाषा थी। प्राकृत आम जनता की भाषा थी। इन पुरानी भाषाओं के साथ साथ, इन प्राचीन भाषाओं के साथ साथ सैकड़ों नई भाषाएं, सैकड़ों और हजारों बोलियां हैं। इन सैकड़ों भाषाओं और हजारों बोलियों में विविध साहित्य है, दर्शन है उसमें, साहित्य है उसमें, संस्कृति है उसमें, नाटक है उसमें, धर्म है उसमें,
इन सारी भाषाओं की किताबों को संग्रहित करके अगर देख लिया जाए तो इस 5000 वर्ष के इतिहास में भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू हुआ, वो पहली किताब है 5000 साल की सभ्यता में जो हर तरह के श्रेणीक्रम को, जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर ऊंच नीच और गैर बराबरी को प्रतिबंधित करते हो। यह है इसकी सबसे बड़ी खासियत। ये इतनी समृद्ध सभ्यता में पहली किताब है जो इंसान की बराबरी की बात करती है, कम से कम लिखा पढ़ी में, जो ये कहती है कि किसी को भी लिंग के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर छोटा या बड़ा नहीं माना जाएगा। अगर कोई मानेगा तो उसको दंडित किया जाएगा, दंडनीय अपराध बनाते हैं। उन असमानताओं को आपराधिक बताती है, उन असमानताओं को जिन्हें कुछ शातिर धूर्तों ने पिछली 1,500-2 हजार साल में धर्म का बाना पहना दिया था, जिन्होंने कहा था कि यह धर्म सम्मत है कि तुम नीचे हो और वो ऊपर है, ये धर्म सम्मत है कि तुम्हें कुचला जाएगा, तुम्हारे साथ अन्याय किया जाएगा और ऊपर वाले को धर्म ने वो अधिकार दिया है। उन्होंने उसको चुनौती दी। भारत के संविधान की किताब उसको न केवल चुनौती देती है, बल्कि न केवल धर्म का माना पहना दिया, बल्कि भगवानों की भी सील मोहर लगवा दी कि फलाने भगवान ने ये कहा था कि वर्ण तो मैंने बनाए हैं लेकिन मैं भी नहीं बदल सकता इनको। इन सारी भ्रांत धारणाओं को निर्मूल किया और कागज में उन्होंने लिखा कि अब 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में ये सब नहीं चलेगा। तो मामूली काम नहीं था। इसने भारतीय समाज, एक सोए हुए, ठहरे और जड़ संबंधों में जकड़े समाज के रूपांतरण की सीढ़ियों का, ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ियों का, सदियों से जो दरवाजा बंद था उस दरवाजे को खोला। वो दरवाजा किस तरह बनता आज अपने पास समय नहीं है, क्योंकि फिर अपन बाकी की बातों में रह जाएंगे। बस केवल एक ही मैं प्रश्न, एक पहेली आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि उस पहेली के आधार पर आप मूल्यांकन करें कि जब मैं कह रहा हूं कि सोया हुआ, ठहरा हुआ, जड़ समाज, तो उसका केवल एक ही मूल्यांकन करें कि कौन सा समय है जब आर्यभट्ट पैदा होते हैं, कौन सा समय है जब वराहमिहिर पैदा होते हैं, कौन सा समय है जब शल्य पैदा होते हैं, कौन सा समय है जब सुश्रुत पैदा होते हैं, कौन सा कालखंड है जब चिकित्सा विज्ञान में, गणित में, अंतरिक्ष विज्ञान में, इन तमाम लौह विज्ञान में, धातु विज्ञान में युगांतरकारी खोजें की जा रही हैं और उसके बाद एकदम से वो बंद हो जाती है, एकदम से वो रुक जाती हैं। और उस जमाने में, जैसा कि पंडित नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उस जमाने में जब यूरोप के लोग बिना कपड़ों के पेड़ों पर रहा करते थे, उस जमाने में इस देश के धातु वैज्ञानिकों ने ऐसा धातु विज्ञान खोज लिया था कि कुतुब मीनार के बगल में जो लोहे की लाट लगी हुई है उस पर 2700 साल से जंग नहीं लगी। एक खास कालखंड के बाद एकदम से ये कैसे रुक गया? ये थी वो जकड़न, ये थी वो गैर बराबरी, ये थी वो जाति, वर्ण, लिंग इत्यादि इत्यादि के आधार पर ऊंच नीच को बनाए रखने और उसे धार्मिक मान्यता दिलाने की साजिश। इसे तोड़ता है ये संविधान। ये भारतीय मेधा, भारतीय समाज के विकास का रास्ता खोलता है ये संविधान। जैसे एक ही बात को ले लें, महिलाओं को मतदान देने का अधिकार ये संविधान उस जमाने में देता है जब रूस की क्रांति के बाद पहली बार उस इलाके में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। ये बाकी तथाकथित विकसित देश जो पूरी दुनिया को लोकतंत्र का ज्ञान बांटने के लिए घूमते रहते हैं, उनके यहां भी नहीं था। भारत का संविधान महिलाओं को, सारे लोगों को, जो भी 21 वर्ष के ऊपर नागरिक थे, आज तो 18 वर्ष हो गई है, उन सबको समान वोट डालने का अधिकार देता है। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी उस देश में जहां पर मनु स्मृति हो, जहां पर गौतम स्मृति हो, जहां पर नारद संहिता हो, जहां पर भगवत गीता भी ये बात करती हो कि लोग बराबर नहीं है, ऊंच नीच होती है, जहां पर सारे धर्म ग्रंथों में ये बात की जाती हो। वहां पर उस सारी जड़ता को तोड़कर एक नए तरीके की बात करना बड़ी बात थी। और केवल इतना ही नहीं था, भारत का संविधान एक बहुत ही बड़ी बात कहता है। भारत के संविधान में मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। आजकल खतरे में है वो एक
अलग बात है, नागरिकों के मूल अधिकार। लेकिन भारत के संविधान में एक धारा 51 भी है जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य भी है। उस 51A(H) की धारा में ये कहा गया है कि ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगी कि वो स्वयं अपने अंदर और समाज के अंदर वैज्ञानिक रुझान और चेतना को विकसित करने का काम करे। अंधविश्वास और अंधश्रद्धा नहीं चलेगी। उसकी बहुत बड़ी कीमत इस देश ने 1500 साल तक, 1200-1500 साल तक चुकाई है। अपने नागरिकों के लिए कर्तव्य देता है कि वो अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर विकसित करेंगे और बाकी के नागरिकों में भी, समाज में भी उस साइंटिफिक टेम्पर को विकसित करने वाला काम करेंगे। ये संविधान है जो ये कहता है कि सरकारें ऐसी नीतियां बनाएं जिन नीतियों में न्यूनतम आमदनी और अधिकतम आमदनी का जो अनुपात है वो अनुपात किसी भी सूरत में 1 और 10 से अधिक का नहीं होना चाहिए। अगर सबसे ज़्यादा कोई 10 रुपया कमा रहा है तो सबसे कम आमदनी वाले की आमदनी कम से कम 1 रुपया होनी चाहिए। 90 करोड़ रुपया प्रति घंटा कमाया है मुकेश अंबानी ने पिछले 11 महीने के अंदर। उस पृष्ठभूमि में देखिए कि ये संविधान किस तरीके के समाज की कल्पना करता था और हम कहाँ आ गए। बहरहाल वो अलग है। और दौलत और संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, ऐसी नीतियां बननी चाहिए। ये संविधान की किताब की विशेषता। और आज इस सब को उल्टा जा रहा है। मौजूदा समय विडंबना का समय है। अंग्रेज कम से कम पानी के जहाज में बैठकर आए थे। अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद 1757 में इस देश को गुलाम बनाया था। यहाँ पर गुलाम बनाने वाली ताकतें और पिछले अनेक सालों की उपलब्धियों को छीन लेने वाली ताकतें, भारतीय संविधान को अप्रासंगिक बनाने वाली ताकतें टेलीविजन के बुद्धू बक्से से निकली हैं, ईवीएम की मशीनों से निकली हैं। और वो क्या कर रही हैं? बिना किसी अतिशयोक्ति के कहा जा सकता है कि देश और समाज एक ऐसे वर्तमान से गुजर रहा है जिसमें प्राचीन और ताजे इतिहास में अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते जो भी सकारात्मक और अच्छी उपलब्धि हासिल की गई थी वो दांव पर लगी हुई है। समाज को धकेल कर उसे पूरी तरीके से मध्य युग में पहुंचाए जाने की बात हो रही है। किस तरीके की घटनाएं घट रही हैं उसको पूरी तरीके से उस मध्य युग में पहुंचाने की बात हो रही है। और उस मध्य युग के अंधेरे को लाने के जो पुजारी हैं वो अपने पूरे उरूज पर हैं। मीडिया पर उनका कब्जा है, ज़्यादातर पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन पर भी उनका कब्जा है, विधानसभा में उनका कब्जा है, लोकसभा में उनका कब्जा है, राज्यसभा में कब्जा नहीं है तो उसको बाईपास करने की तिकड़म उन्होंने सीख ली है। लोकतंत्र, संविधान और संसदीय लोकतंत्र दोनों ही उनके निशाने पर है। जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमारी आज़ादी के आंदोलन में विकसित होकर आई थी, जिसे संविधान में लिखा गया था, उसको पूरी तरीके से उल्टा जा रहा है। मनुष्यों के बीच में समानता के बारे में जो धारणा थी, हर तरह की गैर बराबरी को मिटा देने की जो समझदारी थी, उसे अपराध बताया जा रहा है। और अगर इस तरीके की मांगे कोई करता है तो उसको राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही बताया जा रहा है। संपत्ति के केंद्रीकरण के बारे में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुकेश अंबानी जी की 1 घंटे की आमदनी के बारे में मैंने आपको बताया ही। बात यह है कि हमने कई बार ये बात कही है कि जिस तरीके से समाज बदलता है उस तरीके से शब्द भी अपने अर्थ बदलने लगते हैं या शब्दों पर भी नए अर्थ आरोपित कर दिए जाते हैं। जैसे आर्थिक सुधार, जैसे मजदूर को अगर गुलाम बनाना है, उसके श्रम कानूनों को अगर छीनना है और उसकी जगह लेबर कोड जैसी मतलब झुंझुना उसके हाथ में थमाना है तो उसको वो कहेंगे श्रम सुधार। दरअसल वो सुधार नहीं है, मटिया मेट करने वाले हैं। उसी तरीके से इस दौरान कमाई और लूट दोनों भी समानार्थी शब्द बन गए हैं। ये कमाई है, ये लूट है। और केवल इतना ही नहीं है, लोकतंत्र के जो चारों खंबे कहे गए थे, विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका और मीडिया, ये चारों खंबे डगमग कर रहे हैं और न्यायपालिका भी इनसे अछूती नहीं रही है। बाकी सबको अधीनस्थ बनाने का काम किया जा रहा है और यही ऐसा काम करने वाले जो दुनिया के जो चतुर
लोग हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां हैं, उन दानवों को भी यहाँ पर बुलाकर और उनका मातहत बनकर भी बड़ा खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहा है हमारा शासक वर्ग, और इस तरीके का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है कि बाकी के लोग भी इस पर गर्वित हों कि अमेरिका का 7वां बेड़ा जो 1971 में आने से रोक दिया था, सोवियत यूनियन थी तब, अब लक्षद्वीप में टहल करके चला गया, और न केवल चला गया बल्कि सॉरी करने के लिए भी तैयार नहीं है, हैकड़ी दिखा रहा है। हमारी सरकार उसका विरोध तो छोड़िए, निंदा तो छोड़िए, एक मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक अप्रसन्नता व्यक्त करने के एक शब्द भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ आके खड़े हो गए। और जहाँ तक अंधविश्वास की बात है तो उसके घंटे और घड़ियाल तो खुद ब्रह्मा जी बजा रहे हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग बजा रहे हैं। तो ये जो और असहमतियां हैं, अगर जो हमारे लोकतंत्र की, जो किसी भी लोकतंत्र की जान होती है, जो असहमतियां हैं, उन असहमतियों को पूरी तरीके से कुचला जाएगा, किसी भी तरीके की बहस नहीं होगी, किसी भी तरीके का विमर्श नहीं होगा, और पूरे समाज के वातावरण को घुटन भरा बना दिया जाएगा। और आने वाला कल कैसा होगा इसको लेकर आशंकाएं पैदा कर दी जाएंगी। आज 90% से ज़्यादा नागरिकों में है, उन नागरिकों में भी जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है या जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, उन नागरिकों के मन में भी कल के प्रति आशंका है, चाहे वो रोजगार की आशंका हो, चाहे वो जीवन की आशंका हो, चाहे वो समाज में अपनी हैसियत को बचाए रखने की आशंका हो। सारी आशंकाओं से घिरा हुआ है समाज। अगर इस तरीके के हालात पैदा कर दिए गए हैं तो कहाँ पहुँचने वाला है ये देश। और ठीक यही वजह है कि इसमें संविधान रुकावट है। संविधान को या तो बाईपास करो, या बाईपास अगर नहीं कर सकते तो उसको कानून की किताब के रूप में रखा रहने दो, और जो भी गैरकानूनी आचरण किए जा सकते हैं वो करो, जैसा कि किया जा रहा है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट गोलकनाथ फैसले में भी ये बात कह चुका था कि इन्हें कोई नहीं बदल सकता, पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकते, इन्हें केवल संविधान सभा के द्वारा ही बदला जा सकता है, वो सब बदले जाने हैं। चाहे वो 370 का सवाल हो, चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल हो, चाहे वो संगठित होने का सवाल हो, चाहे वो हड़ताल करने का सवाल हो, चाहे वो यूनियन बनाने का सवाल हो, उन सब पर भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन सब पर भी हमला करने की कोशिश की जा रही है। ये है आज का दौर। उस बड़ी किताब को आज यहां पर उलट कर रख दिया गया है। कॉरपोरेटी हिंदुत्व ने उसे अपने अजगरी पाश में जकड़ लिया है, और आज उसने यहाँ पर स्थिति ला दी है कि जो हासिल किया था वही खतरे में। क्यों आई ऐसी स्थिति? इसे समझने के पहले थोड़ी सी ये बात समझनी पड़ेगी कि ये संविधान आया कहां से। क्या संविधान सभा की बहसों से निकला संविधान? नहीं। कोई भी बहस, कोई भी मंथन, कोई भी चर्चा शून्य में नहीं होती है। वास्तविक परिस्थितियों की बुनियाद पर खड़ी होती है। हर बहस की, हर विमर्श की एक कंटिन्यूटी होती है, एक निरंतरता होती है। ये किताब जो है, संविधान नाम की किताब, 1857 में महाविप्लव हुआ था मार्च में, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। उस महाविप्लव से के बाद पहली बार इस देश में एक भौगोलिक राजनीतिक रूप से देश की समझदारी विकसित हुई, और लोगों के बीच में ये विश्वास पैदा हुआ कि नहीं, एक हमारा कॉमन इनेमी है, और वो कॉमन इनेमी कौन है? अंग्रेज। उसके खिलाफ लड़ना है। एक सुव्यवस्थित लड़ाई शुरू हुई। इस लड़ाई के साथ मंथन भी शुरू हुआ कि क्या करना चाहते हैं। मैं जस्ट एक सूत्र आपके लिए छोड़े जा रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम होता है इसमें, और वो सूत्र यह है कि वो पढ़िएगा आप किताब। 1857 की जब 150वीं सालगिरह बनी थी, उस वक्त लोकलहर ने एक पब्लिकेशन छापा था जिसमें उन्होंने उस 1857 के इतिहास से जुड़े हुए बहुत सारे पहलू छापे थे। उसमें एक आर्टिकल है, वो देखिएगा कि उस वक्त 1857 में जब बहादुर शाह जफर को बिठा दिया गया दिल्ली की बादशाह पर, उस वक्त सरकार कौन चलाता था? सरकार चलाने वाली कमेटी कौन लोग थी? उसमें किसान थे, उसमें सैनिक थे, धर्मों की भी बराबरी थी, वो धर्मनिरपेक्ष भी थी। और क्या एजेंडा था उनका? देखिए तो सही किस तरीके की कल्पना थी। बहादुर शाह जफर की बादशाह वापस लाना नहीं था, बल्कि जनता का राज वापस लाना, उस वक्त की समझदारी के हिसाब से। 1857
उस वक्त की समझदारी के साथ। तो वो एक वैचारिक मंथन था, अंग्रेजों को हरा के लड़ाई को जीतना भी था, लेकिन उसके साथ साथ क्यों आए अंग्रेज, हम क्या करना चाहते हैं, ये भी समझना था। और ये जो वैचारिक बहस है ये सबसे ज्यादा तेज हुई है 1919 के बाद, जलियांवाला बाग के बाद। 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी बनती है, 1917 में रूस की क्रांति हो जाती है। इसके बाद एक नई धारा चलती है, पूरी की पूरी धारा चलती है, बहस चलती है, लोग लड़ते भी हैं आज़ादी के लिए, कुर्बानी भी दे रहे हैं, फांसी भी चढ़ रहे हैं, लाठी भी खा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहस भी कर रहे हैं। और ये बहस की कौन कौन सी धाराएं थी? एक भगत सिंह की धारा थी, बहुत सुव्यवस्थित तरीके से नए भारतीय समाज के बारे में समझदारी थी। कांग्रेस में चली बहसें, कांग्रेस में कई तरीके की बहसें चली। उसका खासतौर से कराची का जो प्रस्ताव है 1930 के आसपास का, उसमें तो बाकायदा सुव्यवस्थित रूप से ये बात की गई है कि आज़ादी के बाद अब देश को कैसा बनाना चाहते हैं। और नेहरू की धारा थी, गांधी जी की धारा थी, मजबूत धारा थी, डॉक्टर अंबेडकर की धारा थी, पेरियार की धारा थी, कम्युनिस्ट थे, मजदूर किसान छात्र आंदोलन थे, सांस्कृतिक आंदोलन थे। और इस तरीके के अनेक जागरण हुए थे, आदिवासियों के बीच में हुए थे, शूद्रों के बीच में हुए थे, रूस की क्रांति का असर था। ये पूरे का पूरा जो वैचारिक मंथन चला उस आज़ादी की लड़ाई के दौर में, जो हमारी इस स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी खूबसूरती है, वो 3 विषयों को लेकर चला। पहला, और बहुत ही सादा से विषय थे, पहला गुलाम क्यों हुए, दूसरा आजाद कैसे होंगे, तीसरा आजादी के बाद क्या करेंगे ताकि दोबारा से गुलाम बनने की नौबत नहीं आए। ये सरल से प्रश्न थे जिनका अलग अलग तरीके से विश्लेषण करके जो सर्व स्वीकार्य निष्कर्ष निकला, जो आमतौर से लोगों के द्वारा मंजूर किया गया, जिस पर आम राय बनी, वो निष्कर्ष है भारत के संविधान की उस किताब में जो 26 जनवरी 1950 को हमने कबूल किया। ये हमारा सार है उन कुर्बानियों का जो 90 वर्षों तक जो लड़ाई चली, 1857 से लेकर 1947 तक, 1857 से लेकर 1947 तक, उसका क्रीम है कि इन तीनों चीजों को किस तरीके से, 2 सबक और तीसरा निषेध किस तरीके से किया जा सकता है। आज उस पर जो खतरे मंडरा रहे हैं, इसके बारे में भी ये कोई अनायास नहीं आ रहे हैं। इसके बारे में संविधान के निर्माता सजग थे पूरी तरीके से। 25 नवंबर 1949 को आखिरी भाषण दिया है डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में। ये वो दिन था जब संविधान सभा के सारे सदस्य इकट्ठा हुए थे और उन्होंने, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 2 वर्ष और 11 महीने और 28 दिन में जो किताब तैयार की थी, उस पर वो दस्तखत करने के लिए आए थे। उसमें भाषण देते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें कही थी, उनमें छुपा हुआ है वो संकट का कारण, जिस संकट में आज पूरे की पूरी भारतीय समाज, भारतीय राजनीति और भारत का भविष्य छुपा हुआ है। उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा बना लें, इसे लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो ये भी बुरा साबित हो जाएगा। और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि संविधान हमने बनाया, उसको लागू करने के लिए ऐसे लोगों को बिठा दिया जो इतने बुरे हैं कि उन्होंने इस अच्छे संविधान को भी बुरा बनाकर रख दिया। उन्होंने कहा था कि, लेकिन इतने बुरे से बुरे सपने के बाद भी उन्होंने इस बात की तो कल्पना नहीं की होगी कि जो पूरी तरीके से उस संविधान के ही खिलाफ थे, वही एक दिन इस संविधान के जरिए ही चुनकर आ जाएंगे और सैकड़ों वर्षों में जो सुधार के जरिए, आंदोलनों के जरिए, जागरणों के जरिए जो उपलब्धि हासिल की गई है, उसको ही पूरी तरीके से दफनाने में लग जाएंगे। उसी सामाजिक चेतना को देशद्रोह साबित करने लगेंगे, मनुस्मृति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। मगर आज स्थिति है, वो आरएसएस आज इस देश की सत्ता में है जिसने संविधान के बनाए जाने का विरोध किया था, जिसने कहा था कि संविधान सभा के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसने कहा था कि इस भारत को संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे देश में बहुत पुराना संविधान है जिसका नाम है मनुस्मृति। आजाद देश उस मनुस्मृति के आधार पर चलना चाहिए। आज वही विचार सत्ता में बैठा हुआ है, उसने अपनी समझदारी बदली नहीं है। आज भी उसकी अवधारणा उसी विचार नवनीत में निहित है।
जिस विचार नवनीत में एमएस गोलवलकर ने इस बात को साफ साफ शब्दों में कहा है कि संविधान की आवश्यकता नहीं है, हमें चाहिए मनुस्मृति के आधार पर। वो बहुत समाज की एकता को बनाने वाला जबरदस्त हथियार था। वो सत्ता में बैठे हैं, वो प्रशासन को ढालने की कोशिश कर रहे हैं उसी के हिसाब से, वो सत्ता के उसी के अनुरूप देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसी के अनुरूप समाज को मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी औपचारिक रूप से संविधान बना हुआ है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि अगर इनके हाथ में और ताकत आ गई तो वो संविधान को बदलने की भी कोशिश करेंगे। आज के दौर का सबसे बड़ा संकट यह है, आज के दौर का सबसे बड़ा संकट यह है कि हम एक ऐसे मोड़ पर आके खड़े हो गए हैं जहां एक ओर अंधेरी गुफा है और दूसरी ओर वो उपलब्धियां हैं जिनके आधार पर हम पिछले 60-70 साल में थोड़ा बहुत गुफाओं से बाहर निकल कर आए। इसी भाषण में बाबा साहब ने एक बात और कही थी, और उन्होंने कहा था कि अपनी शक्तियां किसी व्यक्ति, भले ही वो कितना महान क्यों नहीं हो, उसके चरणों में रख देना, उसे इतनी ताकत दे देना कि वो संविधान को पलट दे, संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है। इस वाक्य को दोबारा से पढ़िए। अपनी शक्तियां किसी भी व्यक्ति के हाथ में, उसके चरणों में रख देना, भले ही वो कितना भी महान क्यों नहीं हो। उस वक्त गांधी हुआ करते थे, उस वक्त नेहरू हुआ करते थे, उस वक्त पटेल हुआ करते थे, जो वाकई में महान व्यक्तित्व थे। उनको संबोधित करके, उनकी ओर इशारा करके वो कह रहे हैं कि इन लोगों के हाथ में भी अगर रख दोगे तो संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा, देश सुरक्षित नहीं रहेगा। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। और आगे वो बोले थे कि राजनीति में भक्ति या व्यक्ति पूजा, राजनीति में भक्ति या व्यक्ति पूजा संविधान के पतन और नतीजे में तानाशाही का सुनिश्चित रास्ता है। क्या हो रहा है पिछले 6 साल में? 1975 से 77 के बीच में इंटरनल इमरजेंसी, आंतरिक आपातकाल के रूप में, आपके यहाँ भी अनेक साथी हैं जो उस वक्त जेल में गए थे, कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी सहित मीसा में बंद हुए थे। वो जो आंतरिक आपातकाल जो देश भुगत चुका था, उसमें पिछले 6 वर्षों से एक भक्ति काल चल रहा है। ये तुलसी और सूरदास और कबीर के जमाने वाला भक्ति काल नहीं है, ये भक्त काल है। भक्त काल, एकल पद पातशाही, एकानुचालिक वर्तता, जो भी होगा वो एक के कहने पर होगा, और वो एक किसके कहने पर चलेगा, उसका नतीजा क्या होगा, इसके बारे में कल्पना ही की जा सकती है। ये बर्बर तानाशाही का रास्ता, संविधान तो छोड़िए, ये मनुष्यता के निषेध का रास्ता है। और वो मनुष्यता का निषेध किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से लोगों के मानवीय मूल्यों को बदला जा रहा है, ये हमने अपनी आंखों के हाथ से देख लिया। ये कहाँ आ गए हम लोग, क्यों और कैसे आ गए हैं, इसके बारे में भी डॉक्टर अंबेडकर की चेतावनी, और वो तीसरी और बुनियादी चेतावनी उनकी ये थी कि हमने राजनीतिक लोकतंत्र तो कायम कर लिया है, मगर हमारा समाज लोकतांत्रिक नहीं है। उन्होंने कहा था कि भारतीय सामाजिक ढांचे में 2 चीजें अनुपस्थित हैं, एक स्वतंत्रता लिबर्टी और दूसरी भाईचारा और बहनापा फ्रेटर्निटी। उन्होंने कहा था कि यदि यथाशीघ्र सामाजिक लोकतंत्र कायम नहीं हुआ तो राजनीतिक लोकतंत्र भी बचने वाला नहीं है। हमारे कुछ साथी कहते हैं कि मनु दोबारा लौट रहे हैं। झूठी बात है, बंदा कहीं गया ही नहीं था, मनु कहीं नहीं गया था, वो भेष बदल के घूम रहा था। न केवल समाज में घूम रहा था, सामाजिक कुरीतियों के रूप में, जाति और वर्ण के श्रेणी क्रम के रूप में, हमारे घर परिवार संगठन और आंदोलन में भी था। धूनी रमाकर बैठा हुआ था, अपने पांव छुआ रहा था, रीति रिवाजों की चादर ओढ़ के, परंपराओं की चादर ओढ़ के वो अपने आप को प्रतिष्ठित किए हुए था, और लौट के नहीं आ रहा, वो कहीं गया ही नहीं था। थोड़ा सा मेकअप कर लिया था। ये कहा जाता है कि यदि एक जगह भी अंधेरा है तो दुनिया की कोई भी रोशनी सलामत नहीं है। और हमारे यहां सीधी सी बात,
अगर समाज लोकतांत्रिक नहीं है तो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं हो सकती। और थोड़ी मुश्किल बात है, और अगर परिवार लोकतांत्रिक नहीं है तो समाज लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। हम चाहेंगे कि घर के बाहर की चार दीवारी के बाद जब हम जाएं तो हमारे साथ डेमोक्रेटिक बिहेवियर होना चाहिए, सारे लोग बराबर हैं, समाज की लोकतांत्रिकता का लाभ हमें मिलना चाहिए। हमारी जाति, वर्ण, जेंडर, गरीबी, अमीरी सबको छोड़ के हम अगर समाज को लोकतांत्रिक देखना चाहते हैं तो वो तब तक संभव नहीं है जब तक परिवार लोकतांत्रिक नहीं है। परिवार की लोकतांत्रिकता में अगर अंधेरा पसरा हुआ है तो बाहर की रोशनी भी सलामत नहीं है। और ये सारे काम थे जिन्हें पिछले 60-70 सालों में जिस तीव्रता के साथ किया जाना चाहिए था नहीं किया गया, और इसीलिए भारत के लोकतंत्र पर भेड़िए झपटने लगे हैं। भारत के संविधान की किताब को कुतर देना चाहते हैं। अतीत की वो तमाम सारी दीमकें जिन पर दवाई डालने का काम हम भूल गए, बाकी के काम को करते रहे। इसलिए बिल्कुल इस फौज से हमें लड़ना होगा। संविधान और लोकतंत्र की तरफ जो लौ लपट रही हैं, इन लपटों को बुझाने के लिए राजनीतिक मोर्चे पर लड़ना होगा। बिल्कुल सही बात है, जरूरी काम है। और आग बुझाने के लिए जैसा हम गांव में बुझाते हैं आग बुझाने के लिए पीने के पानी का मटका भी इस्तेमाल किया जाता है, हैंडपंप का पानी भी इस्तेमाल किया जाता है, कुएं का पानी भी इस्तेमाल किया जाता है, पोखर और तालाब का भी पानी इस्तेमाल किया जाता है, और जहां भी पानी मिलता है उसको इस्तेमाल किया जाता है जब आग बुझानी होती है। ये राजनीतिक काम है, ये तो करना ही होगा। लेकिन इसी के साथ साथ ये जो भारत में ये जो संविधान और लोकतंत्र विरोधी ताकतें हैं जिन्हें हम हिंदुत्व के नाम पे जानते हैं, उसका पालनहार कॉरपोरेट भी है और उसके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश का किसान लड़ रहा है, और वैसे ही जैसे 4 लेबर कोड के खिलाफ सीटू सहित देश का तमाम सारा मजदूर आंदोलन लड़ रहा है। ये दोनों लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी, मगर इसी के साथ मनु को भगाने के लिए विशेष जिद के साथ भी लड़ना पड़ेगा। और बाबा साहब कहा करते थे कि दोनों लड़ाइयाँ, आर्थिक और सामाजिक शोषण की दोनों लड़ाइयाँ एक साथ लड़ी जाएंगी। इन तीनों लड़ाइयों को एक साथ लड़ना होगा, और ये लड़ाई बाद में या फुर्सत के समय अलग से नहीं लड़ी जाएगी, सामाजिक शोषण या सामाजिक चेतना की लड़ाई, बल्कि ये लड़ाई साथ साथ लड़ी जाएगी। ये लड़ाई समाज में ही नहीं लड़ी जाएगी, ये लड़ाई परिवार में भी लड़ी जाएगी, संगठन में भी लड़ी जाएगी, घर में भी लड़ी जाएगी, और अपनी अंदर अपनी चेतना के भीतर भी लड़ी जाएगी। इन तीनों लड़ाइयों को लड़े बिना भारत के संविधान को जो चुनौतियां प्राप्त हैं उनका बचाव नहीं हो सकता। इसे लड़ना होगा, जीतना होगा, साथ साथ लड़ना होगा, साथ साथ जीतना होगा। क्या ऐसा होगा? निश्चित होगा, क्योंकि इतिहास हादसों के नहीं लिखे जाते, निर्माणों के लिखे जाते हैं। उस निर्माण की इतिहास लेखन की प्रक्रिया में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU पूरी ताकत के साथ शामिल है। हरियाणा के हमारे शानदार साथी मेहनतकशों के हर क्षेत्र में इस आंदोलन को विकसित करने का काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वो इस लड़ाई के अगुवा बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।